जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अरिहंत जेटेट प्रैक्टिस सेट में। हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक अरिहंत पब्लिकेशन से मैंने 5 प्रैक्टिस सेट डाल दिया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो है कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है डोलार्ड, मिलर, पियाजे या बेंड्यूरा और वाल्टर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बेंड्यूरा और वाल्टर्स। बेंड्यूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और यह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगला सवाल है कि विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, सही है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये भी सही है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर होता है, यानी चलता है, ये भी समान है। लेकिन किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन गलत है। 3 नंबर है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालकों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने यानी अंतर समझने, वर्गीकरण करने और संरक्षण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, ठीक है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार तथा क्रम आदि को भी समझने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 नंबर कि डैश प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। डैश प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है आपका बाल्य अवस्था को। बाल्य अवस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है तथा दूसरों के साथ समायोजन के लिए आवश्यक सामाजिक गुण भी उनमें पनपने लगता है। और इस आयु में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था का प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कहा जाता है। 5 नंबर है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। तो संवेदनशील चरण है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ठीक है। चलिए बच्चे के जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक अवस्था जो होती है उसको प्रारंभिक बाल अवस्था माना जाता है। आगे देखते हैं। 6 नंबर सवाल है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो देखिए पियाजे के अनुसार जो आंसर होगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। ज्ञातव्य है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया: इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है
कि डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। द्वितीय कारक यानी सेकेंड, फर्स्ट नहीं, सेकेंड पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को लगेगा कि हम गलत आंसर बताएं, लेकिन फर्स्ट नहीं पूछा गया, सेकेंड पूछा गया है। अब कारण समझाता हूं कि इसमें फर्स्ट कौन है, सेकेंड कौन है। देखिए, फर्स्ट है परिवार और आस पड़ोस, ठीक है। परिवार और आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण के प्रथम कारक होते हैं, क्योंकि बच्चे जन्म के पश्चात सर्वप्रथम अपने घर, परिवार एवं आसपास के वातावरण से प्रभावित होते हैं। फिर वे स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल में प्रवेश लेते हैं, यानी स्कूल हो जाएगा, तो उनके समाजीकरण का दायरा बढ़ता है। फिर वे अन्य लोगों से मिलजुल के साथ ही अपने धर्म से भी प्रभावित होते हैं, तो इसमें धर्म भी हो जाएगा, यानी स्कूल और धर्म इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। लेकिन बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये उसका क्या नहीं है, ये उसकी विशेषता नहीं है। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो इसका जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं बता देता हूँ। बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है। अब मानसिक आयु कितना है, तो मानसिक आयु है 18, तो 18 लिखेंगे, ठीक है, बटे 15 लिखेंगे, गुना 100 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 6 तिया 18, इसको काटेंगे 5 तिया 15, इससे इसको काट देंगे 20 बार में। अब 20 को 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। सूत्र क्या है, सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता किस कथन से चलता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। इसमें हो जाएगा कि व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, इससे भी पता चलता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र को सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ये भी सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, यानी ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि, देखिए इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, ठीक है। यदि शैक्षणिक गतिविधियों को ठीक ढंग से संचालित किया जाए तो अधिगम असहायता लाचारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो देखिए, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, ये तीनों आपका थॉर्नडाइक का है, ठीक है। लेकिन सीखने का प्रबलन सिद्धांत ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है, ठीक है। ये CL हल द्वारा प्रतिपादित है, याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें एक ही कथन सत्य है कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है।
सामान्यतः स्त्रियों का जो हस्तलेखन होता है पुरुषों की अपेक्षा सुंदर होता है। ठीक है, यह माना जाता है कि स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है, जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है। किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। 14 नंबर सवाल है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। 15 नंबर है कि गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो देखिए, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया याद रखिएगा। यह अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाते हैं। वो अपने हाथ एवं आंख के मध्य समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है और इसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। 16 नंबर है शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए, इसके लिए सबसे बेहतर तरीका जो है वो है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शैशवावस्था। ठीक है, जन्म और किशोरावस्था के मध्य विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था सब में भिन्नताएं पाई जाती हैं और अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये इसका उद्देश्य है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, ये इसका उद्देश्य है। लेकिन वहीं अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। वहीं बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। 19 नंबर सवाल है कि 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। ठीक है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी आत्म बातचीत अंतरीकृत होकर आंतरिक संभाषण में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसी लगेगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है नानी, कैसी लग रही है? अभी मैं आपको अरिहंत पब्लिकेशन से सारा प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अभी आपको मिल गया है ये CDP का, और दोपहर 2 और 3 बजे के आसपास रोज आपको ये EVS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और किसी को अगर इतिहास, साइंस वगैरह, मैथ वगैरह पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा। सवाल है कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? तो सबसे कम लाभ होगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। ठीक है, अब कैसे? तो देखिए, दृश्य सामग्री में उन साधनों को सम्मिलित करते हैं जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, सैंपट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड आदि को शामिल करते हैं। कक्षा में दृश्य सामग्री से पढ़ने के समान स्तर एवं निम्न स्तर के बच्चों को सबसे अधिक लाभ होता है।
निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो सृजनात्मकता का पोषण करता है ऑप्शन 2, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। 22 नंबर है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में डैश नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 परख। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति में के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किया जाना है। 23 नंबर है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ऑप्शन 2 समीप दुराभिमुख सिद्धांत को। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन 1 विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है, ये कथन सही है। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ये कथन सही नहीं है। बाद बाकी सारा कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। इसमें जो सुमेलित होगा वो हो जाएगा सृजनशील बालक मौलिक चिंतन, प्रतिभाशील बालक समान ज्ञान की श्रेष्ठता, मंद बुद्धि बालक अधिगम की मंद गति और पिछड़ा बालक समाज विरोधी कार्य प्रवृत्ति। 27 नंबर सवाल है कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि समावेशी शिक्षा डैश को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर। चलिए, लिखने चलने टहलने बोलने की अक्षमता क्या कहलाती है? तो देखिए, नीचे लिखने चलने टहलने और बोलने की जो अक्षमता होती है उसे कहते हैं अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल लिखने चलने टहलने बोलने में निपुण नहीं हो पाता। अंतिम सवाल है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? तो ऑप्शन 3 सामाजिक न्याय एवं समानता। वीडियो किस लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा।